हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माई सेल्फ प्रवीण पांडे। तो अब हम जो है डिस्कस करने वाले हैं बीएच कर्व के बारे में। व्हाट इज़ द बीएच कर्व? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप मशीन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वहाँ पर बीएच कर्व बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि आपको वहाँ पर जो है मटेरियल्स जो भी होते हैं, मटेरियल्स आपको जो है कौन सा लेना है। जैसे सिलिकॉन स्टील हम लोग लेते हैं तो क्यों लेते हैं, उसका रीज़न यहाँ पर है, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, BH कर्व। B इज वॉट एंड H इज वॉट। B इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड H इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, बात क्लियर है। तो B क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं B इज इक्वल टू क्या हो गया, फ्लक्स डिवाइड बाई एरिया। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी? H जो होता है, H इज इक्वल टू, आपको मैंने फॉर्मूला बताया है, H इज इक्वल टू N इंटू आई डिवाइड बाई L। इट मीन्स दैट H इज प्रोपोर्शनल टू द I। जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आपका जो है I के प्रोपोर्शनल है। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अभी इतना ही समझिए, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ जब आप पढ़ेंगे इन केस ऑफ द EMFT, जो कि यहां पर नेसेसरी नहीं है, तो वहां पर क्या आपका रिलेशनशिप आता है, इंटीग्रेशन ऑफ H डॉट DL इज इक्वल टू I। ठीक है, तो वहां पर भी आपका जो कुछ ऐसा ही फंक्शन आता है कि जो H होता है वो आपका करंट पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है ना। इट मीन्स दैट आई कैन से दैट H जो होगा, अगर मैं यहां पर जो BH कर्व का फॉर्मेशन करता हूं तो H जो होगा वो आपका I पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, बात क्लियर है। और जो आपका B होगा, B इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी विच विल डिपेंड अपॉन द फ्लक्स। इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहां पर BH कर्व को ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, तो जो B होगा वो आपका फ्लक्स पे डिपेंड करेगा और जो आपका H होगा वो आपका करंट I पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब क्या है, अभी मैं आगे बताऊंगा, देखिएगा। अब इतना तो आपका समझ में आ चुका है, ठीक है। बीएच कर्व बेसिकली हम लोग जो किसके लिए बनाते हैं, किसी भी मटेरियल के लिए बनाते हैं कि मटेरियल जो आपका होता है वो आपका जो कैसे मैग्नेटाइज या फिर डीमैग्नेटाइज हो रहा है। जैसे मेरे पास यहां पर एक मटेरियल था, ठीक है ना, ये आपका मैग्नेटिक मटेरियल है, तो क्या इसमें हमेशा आपकी जो है मैग्नेटिक लाइंस होंगी या फिर जो आपकी जो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड होगी? जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक आयरन का पीस है, तो क्या वो एज ए मैग्नेट काम करेगा? नहीं करेगा। जब तक उसको आप मैग्नेटाइज नहीं करेंगे तब तक वो मैग्नेट की तरह काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा और कैसे करेगा, अभी देखिए। जैसे अगर आपके पास आयरन का पीस है तो बेसिकली इसके अंदर बहुत सारे मैग्नेटिक यहां पर डाइपोल्स होते हैं, ठीक है ना। यहां पर बहुत सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं। जैसे यहां पर क्या हो गया, नॉर्थ, यहां पर साउथ, यहां पर नॉर्थ, यहां पर साउथ, यहां पर नॉर्थ, यहां पर साउथ, यहां पर साउथ, यहां पर नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, ऐसे ही यहां पर जो है क्या होंगे, यहां पर बहुत सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स होंगे, ठीक है ना, मैग्नेटिक डाइपोल्स होंगे। अब ये जो आपकी जो मैग्नेटिक डाइपोल्स है, ये आपके एक डायरेक्शन में अलाइन नहीं है। देख सकते हैं आप, किसी भी एक डायरेक्शन में अलाइन नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। लेकिन सपोज दैट कि आपने यहां पर करंट को फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, एक आपने करंट दिया, दैट करंट इज कॉल्ड एज द मैग्नेटाइजिंग करंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग करंट। ठीक है, तो जब यहां पर मैग्नेटाइजिंग करंट आपकी जो फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है, तो ये जो आपके मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं ये आपके एक डायरेक्शन में अलाइंड हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब ये क्या हो गए, एक डायरेक्शन में अलाइंड हो गए, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, लाइक दिस। ठीक है ना, फिर से यहां पर क्या हो गया, नॉर्थ साउथ और नॉर्थ साउथ और फिर से नॉर्थ साउथ। तो ऐसा होने के बाद क्या हुआ, यहां पर आपका जो है साउथ पोल क्रिएट हो गया और यहां पर नॉर्थ पोल क्रिएट हो गया। तो अब बेसिकली ये क्या हो गया, आपका मैग्नेटाइज हो गया। जब मैग्नेटाइज हो गया तब आपकी जो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके थ्रू पास हो सकती हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, क्लास में आपके मान लीजिए 100 चेयर्स रखी हुई हैं, ठीक है, 100 चेयर रखी हुई हैं और आपको वहां पर जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को यहां पर जो बैठाना है, और चेयर सब आपस में क्या अस्त व्यस्त है, ठीक है, एक के ऊपर एक पड़ी हुई है, कोई इधर कोई उधर कोई उधर पड़ी हुई है। तो क्या बच्चे क्लास में आ सकते हैं? क्या वो अपने चेयर पे बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, एक बाहर से ऑफिस बॉय को बुलाना पड़ेगा या फिर मुझको खुद ही जाकर के सारे चेयर्स को अरेंज करना पड़ेगा। तो जब मैं अरेंजमेंट कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि मैं सबको जो है एक डायरेक्शन में रख रहा हूं। उसके बाद क्या है, स्टूडेंट्स आकर के बैठना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बात वैसे ही है, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आपकी जो सेटअप हो रही है वो आपकी बेसिकली क्या हुए, स्टूडेंट्स हो गए, और यहां पर वो जो आपके चेयर्स हो गई वो आपकी मैग्नेटिक डाइपोल्स थी और वो पहले क्या थी, अस्त व्यस्त थी। तो जब मैं गया या फिर कोई ऑफिस बॉय गया और उस चेयर को सब जब एक जो है डायरेक्शन में किया, अलाइन किया एक डायरेक्शन में सबको जो है रखा, तो एक्सटर्नल फोर्स लगा बेसिकली, जाकर के मैंने किया या फिर किसी ने भी किया तो एक एक्सटर्नल फोर्स लगा। वो एक्सटर्नल फोर्स क्या है, आपका मैग्नेटाइजिंग करंट है। ध्यान दीजिएगा, वो आपका फोर्स क्या है, मैग्नेटाइजिंग करंट है। और अगर ये आप एक्सटर्नली लगा रहे हैं, इसका मतलब बेसिकली आप एक लॉस ही क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है।
और आगे चल करके मैं आपको इसी के टर्म से बताऊंगा कि आपका जो है यहां पर हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है, ठीक है ना। अच्छा, अभी आपको ये बात समझ में आ कि यहां पर जो मैग्नेटिक डाइपोल्स आपके जो एक डायरेक्शन में हो गए तो मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो गया, मैग्नेटाइज हो गया, ठीक है ना। अब यहां पर मैग्नेटाइज होने के बाद ध्यान दीजिएगा, अब यहां से जो है आपकी कहानी स्टार्ट होती है। देखिएगा, आपने क्या किया, बेसिकली करंट को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। अभी मैंने वो जो मैंने आपको क्या बोला, करंट आप जब फ्लो कराएंगे तो मैग्नेटिक डाइपोल्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब आप जो है यहां पर करंट को इंक्रीज कर रहे हैं बेसिकली तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे आपकी करंट इंक्रीज कर रही है, फ्लक्स भी इंक्रीज कर रहा है। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे करंट इंक्रीज कर रही है वैसे वैसे फ्लक्स भी इंक्रीज कर रहा है। यहां से लेकर के यहां तक जैसे जैसे आपकी करंट इंक्रीज करी वैसे वैसे फ्लक्स भी इंक्रीज कर रहा है, बट अप टू व्हेन, अप टू द सैचुरेशन पॉइंट ओनली। यहां पर आप देख सकते हैं आपका सैचुरेशन पॉइंट आ गया। अब आप करंट कितना भी इंक्रीज करेंगे, फ्लक्स आपका इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि अब क्लास में उससे अधिक बच्चे नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। 100 बच्चों के स्ट्रेंथ है तो 100 बैठेंगे, 400 के स्ट्रेंथ है तो 400 ही बैठेंगे, उससे ऊपर नहीं बैठ सकते हैं। तो ये अब आपका क्या हो गया, एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया, ठीक है। सैचुरेशन पॉइंट के बाद आप इंक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है, बात क्लियर है। तो अब देखिएगा, ध्यान समझिएगा, आपके पास 2 टाइप्स के मैग्नेट होते हैं, एक तो होता है परमानेंट मैग्नेट और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो परमानेंट जो आपका मैग्नेट होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, कांस्टेंट होती है। जैसे आपके पास आप जो है बचपन में मैग्नेट को लेकर के खेलते थे, वो आपका मैग्नेट कैसा है, वो आपका परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है ना। बट देयर आर आल्सो द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स विच आर यूजिंग इन केस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर्स और द मशीन्स। हम लोग मशीन्स में क्या यूज करते हैं, अगर हैवी पावर की हम लोग को मशीन्स बनानी है तो वहां पर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को बहुत स्ट्रांग चाहिए। तो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड आपकी जो है परमानेंट मैग्नेट से नहीं आती है, ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है कि हम लोग को बहुत ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए हो, वो आपका जो परमानेंट मैग्नेट उतना जो क्रिएट ना कर पाए। बट इलेक्ट्रोमैग्नेट, बिकॉज इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन द करंट, सो इफ द वैल्यू ऑफ द करंट इंक्रीजेस द मैग्नेटिक फील्ड आल्सो इंक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू द करंट, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। इसका मतलब क्या है कि हम लोग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को प्रेफर करते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि सपोज दैट कि आप यहां पर जो है बात करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का मान लीजिए यहां पर मैंने जो है इस तरह से सिंबल बना दिया, ठीक है, और यहां पर मैंने सप्लाई दे दिया एसी। तो एसी, वो एसी में क्या होगा, आप ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए सपोज कि आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल आई, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, पॉजिटिव यहां पर होगा, नेगेटिव यहां पर होगा। इन दैट केस द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हियर टू हियर लाइक दैट। तो जब करंट आपकी जो ऐसे फ्लो हो रही है, इसका मतलब क्या है, आप यहां पर करंट की डायरेक्शन में अपने यहां पर थंब को, यहां पर अपने जो 4 फिंगर्स को रखेंगे, तो जो आपका थंब होगा वो आपका नॉर्थ पोल को बताएगा। तो नॉर्थ पोल यहां पर हो गया और साउथ पोल यहां पर हो गया फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द एसी सप्लाई। रिवर्स केस में क्या होगा, यहां पर पॉजिटिव होगा और यहां पर नेगेटिव होगा, तो यहां पर क्या होगा कि करंट आपकी जो है उल्टी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जब उल्टी फ्लो होगी तो यहां पर नॉर्थ बनेगा और यहां पर साउथ बनेगा, आप यहां पर जो है देख सकते हैं, ठीक है। रिवर्स में फ्लो होगी तो नीचे आ गया और यहां पर इधर जो है नॉर्थ बनेगा और इधर साउथ बनेगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, बार बार जो पोलैरिटीज का रिवर्सल हो रहा है। एक बार आपका जो है नॉर्थ साउथ बन रहा है और सेकंड वाले में साउथ नॉर्थ बन रहा है, तो पोलैरिटीज बार बार आपकी जो है चेंज हो रही है, रिवर्स कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में क्या होता है, आपकी पोलैरिटी जो है रिवर्स करती रहती है। अब यहां समझिएगा, इसका मतलब क्या है कि आपको एक ऐसा मटेरियल चाहिए जिसमें आप उसको जो है बार बार अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटाइज कर सके। जैसे कि एक बार नॉर्थ पोल वहीं पर आपको जो क्रिएट करना और सेकंड टाइम में उसी पोजीशन पे आपको जो है साउथ पोल क्रिएट करना है। तो देखिएगा, ध्यान समझिएगा, अब जो बातें बोल रहा हूं बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहां पर आपने जो है सबसे पहले करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो कराया, तो यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल्स आपके इस डायरेक्शन में बने और यहां पर मान लीजिए आपका नॉर्थ बना और यहां पर आपका जो है साउथ बना, ठीक है। वो यहां पर नॉर्थ और यहां पर साउथ। अब इसके बाद आप इसके रिवर्स में करंट को फ्लो कराएंगे टू चेंज इट्स पोलैरिटी। अगर रिवर्स में करंट फ्लो कराएंगे तो फिर से यहां पर आपका जो साउथ बनेगा और यहां पर आप जो है नॉर्थ बनेगा, क्योंकि डाइपोल्स अब आपके चेंज हो जाएंगे, ठीक है। बात क्लियर है। अब यहां पर समझिएगा, अब मैं चीजों को और ज्यादा क्लियर करूंगा, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं, ये देखिए अब आप, ठीक है, आपने जो है मैग्नेटाइज करना स्टार्ट किया। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी है, लेकिन इसको अगर एक बार आप समझ गए तो कभी भी गलती नहीं करेंगे, बहुत ही क्लियर है, ठीक है। ये आपका जो है बीएच कर्व है, बीएच कर्व किसी मेटल का ले लिया, बीएच कर्व है, ठीक है। आपने जो है यहां पर डाइपोल्स को नहीं, आपने जो है मटेरियल्स को मैग्नेटाइज करना स्टार्ट किया। आपके जो मटेरियल्स थे वो आपके जो है मैग्नेटाइज करना स्टार्ट किए, करते गए कब तक भाई, अप टू सैचुरेशन ओनली।
सैचुरेशन तक आपने जो है मैग्नेटाइज कर दिया, ठीक है, बात क्लियर है। अब आपने जो है ध्यान समझिएगा, अब आपको पोलैरिटी को चेंज करना था। फाइनली आपने जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्रिएट कर दिया, अब आपको जो है पोलैरिटीज को रिवर्स करना था, तो आपने जो करंट को उल्टे डायरेक्शन में फ्लो कराना स्टार्ट कर दिया। तो उल्टे डायरेक्शन में करंट जो है कब फ्लो होगी, अगर पॉजिटिव में 5 थी तो अब 5 से 4 होगी, 3 होगी, 2 होगी, उसके बाद 1 होगी, उसके बाद 0 होगी, फिर -1 -2 -3 -4 -5 होगा। इसका मतलब क्या है, करंट अभी तक आपका जो पॉजिटिव था, यहां पर करंट आपका जो पॉजिटिव था, यहां पर आप देख सकते हैं, अब करंट आप जो डिक्रीज करेंगे। अगर आप यहां पर करंट डिक्रीज करेंगे, करंट को आप जो है डिक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, अब उसका जो मैग्नेटाइजेशन है वो आपका जो है डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा, बिकॉज H is proportional to I. As the I decreases, the H is also decreases. It means that it will starts अब क्या होगा, इसका जो है यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है आपकी डिक्रीज करना स्टार्ट करेगी। कैसे डिक्रीज करे, ध्यान समझिएगा। जैसे सबसे पहले मैंने जब यहां पर आपको जो बताया था, तो यहां पर क्या बोला कि यहां पर आपके पास क्या हो रहा है, नॉर्थ बन रहा है और यहां पर साउथ बन रहा है। तो यहां पर नॉर्थ और साउथ का जो स्ट्रेंथ है, जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक वापस वहां पर जो है नॉर्थ साउथ आपका जो है रिवर्सल में नहीं बनेगा। जैसे कि मैंने यहां पर बोला कि जो यहां पर आपका जो नॉर्थ पोल बन गया, स्ट्रॉन्गेस्ट नॉर्थ पोल आपने यहां पर बना दिया। अब क्या करेंगे, आप पहले नॉर्थ पोल को आप जो डिक्रीज करेंगे, नॉर्थ पोल को डिक्रीज करते करते सबसे पहले आप जो है 0 पे लेके आएंगे, बाद में उसको जो है आप जो है साउथ पोल बनाएंगे। बात क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर करंट को हम जो है डिक्रीज करना स्टार्ट किए। जब यहां पर करंट को मैंने जो है डिक्रीज करना स्टार्ट किया, तो अब ये उसी कर्व को फॉलो नहीं कर रहा है, जिस कर्व से वो मैग्नेटाइज हो रहा है उसी कर्व से वो जो है डीमैग्नेटाइज नहीं हो रहा है। बिकॉज ऑफ व्हाट, सोचिए कि यहां पर जब मैंने जो है मैग्नेटाइज किया, तो मैग्नेटाइज करने के लिए वो ये वाला कर्व को फॉलो किया यहां तक। अब वापस वो जो है डीमैग्नेटाइज जब मैं उसको कर रहा हूं, या फिर इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड को मैं कम कर रहा हूं, तो उसको इसी वाले कर्व को फॉलो करना चाहिए, बट इट इज नॉट फॉलोइंग दैट कर्व। बिकॉज ऑफ व्हाई, सोचिए क्यों ऐसा, बिकॉज ऑफ, क्योंकि आपके पास जब यहां पर मैग्नेटिक डायपोल्स आपने जो है एक डायरेक्शन में अलाइन कर लिए थे, तो आप ये सोचिए कि अब आप जो रिवर्स में करंट आप जो लेकर के आएंगे भी, तो क्या इस बात की 100% क्या गारंटी है कि सारे के सारे डायपोल्स वापस सेम टू सेम पोजीशन में रिवर्स में चले जाएं? नहीं, ऐसा कोई मटेरियल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। कुछ ना कुछ डायपोल्स वहां पर जो है बागी होते हैं, वो क्या करते हैं, हम नहीं करेंगे, हम जैसे हैं वैसे रहेंगे। इसका मतलब क्या है, कुछ यहां पर डायपोल्स होंगे कि जो विद्रोह कर देंगे कि भाई हम जैसे हैं वैसे रहेंगे। अगर वहां पर कुछ डायपोल्स आपके विद्रोह कर दिए, तो उनकी वजह से अब जब ये डीमैग्नेटाइज होगा तो उस डायरेक्शन में आपका नहीं होगा जिस डायरेक्शन में वो मैग्नेटाइज हुआ है। इसका मतलब क्या है, अब यहां पर आप जो है आपको रिवर्स में मैग्नेटाइज बेसिकली करना था, या फिर आप बोल सकते हैं पहले हमको जो है डीमैग्नेटाइज करना है। मैक्सिमम तक गए, अब आप जो है डिक्रीज कर रहे हैं। क्या डिक्रीज कर रहे हैं, करंट को डिक्रीज कर रहे हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, आपका कर्व जो है इसको फॉलो करने लगा, ये वाले जो है ये वाले पाथ को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहां से फॉलो करना स्टार्ट किया। इस वाले पोजीशन पे जब आप पहुंचे, बहुत ध्यान समझिएगा, इस वाले पोजीशन पे जब आप पहुंचे, तो आपको यहां पर क्या दिख रहा है कि सर यहां पर B तो आपका प्रेजेंट है, B यहां पर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी प्रेजेंट है। बट यहां पर क्या H प्रेजेंट है? नहीं सर, द वैल्यू ऑफ H इज 0 एट दिस पॉइंट, बिकॉज द H इज 0 एट दिस पॉइंट। ध्यान समझिएगा, H यहां पर 0 है, बट यहां पर B एग्जिस्ट कर रहा है। इट मींस व्हाट, H आपका 0 हो गया, मतलब करंट आपकी जो है 0 हो चुकी है। अब आप यहां पर कोई भी करंट फ्लो नहीं कराना है, बट फिर भी B एग्जिस्ट कर रहा है। इट मींस दैट व्हाट, इट मींस दैट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज एग्जिस्टिंग। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपका एग्जिस्ट कर रहा है, इट मींस दैट व्हाट, द मैग्नेटिक फील्ड इज एग्जिस्टिंग। अभी भी आपका मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, और इसीलिए इस वाले पॉइंट को यहां से यहां तक के हम लोग जो डिस्टेंस को OB को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पर क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी, ठीक है। रिटेंटिविटी का टर्म यहां वो यहीं से आता है, या फिर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बोलते हैं, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, ठीक है। अब ये रेसिडुअल मैग्नेटिज्म आपका जो है क्या होता है, अगर आपने स्क्रू ड्राइवर देखा हुआ तो वहां पर जो है वो स्क्रू को अट्रैक्ट कर लेता है, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इज वेरी मच नेसेसरी इन केस ऑफ द डीसी मशीन्स, बिकॉज ऑफ द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ओनली द फ्लक्स सेटअप और द वोल्टेज बिल्डअप इन केस ऑफ द जनरेटर्स एंड द मोटर्स। आपने अगर डीसी मशीन पढ़ा होगा तो उसमें फर्स्ट कंडीशन ही क्या आती है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म पोल्स में होने चाहिए इन केस ऑफ द सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर्स और द मोटर्स, ठीक है।
तो वो चीज़ वहाँ पर भी होता है, ठीक है ना। अगर आपने जो जनरेटर्स को में पढ़ा है तो वहाँ पर जनरेटर्स में आपने जो है देखा होगा, इन केस ऑफ द शंट सीरीज सब में चाहे जो भी जनरेटर होगा, अगर वो सेल्फ एक्साइटेड है तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होना चाहिए। और अगर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं होता है तो वहाँ पर हम लोग जो फील्ड को निकाल करके फील्ड फ्लैशिंग करते हैं, 15 से 20 मिनट के लिए हम लोग जो बाहर से वोल्टेज की सप्लाई करते हैं, जिससे क्या होता है, बाद फिर से जो है वहाँ पर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है, तब जाकर के आपका जो है वोल्टेज बिल्डअप होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो बेसिकली रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होना बहुत जरूरी इन केस ऑफ द मशीन्स, ठीक है, बस इतना समझिएगा। अब यहां पर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म आ गया। अब यहां से एक टर्म और समझ में आया कि सर इस वाले पॉइंट पे हम देख रहे हैं हमारे पास B है और यहां पर आपका जो है क्या है, H इज 0। अभी मेरा जो है मुझको जो है संतुष्टि नहीं हुआ, मुझे समझ में ये आया कि भाई मुझको सारे के सारे डाइपोज जो है रिवर्स में चाहिए, ठीक है ना, पूरे के पूरे डाइपोज हमको रिवर्स में चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, आपने करंट को 0 तो कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड आपको ये समझ में आई कि यहां पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड 0 होनी चाहिए थी, बट फिर भी मैग्नेटिक फील्ड आपकी 0 नहीं हुई, मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी आपकी जो बच गई, उतने जो डाइपोज आपके बचे थे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे थे, मुझे उनको भी जबरदस्ती जो है 0 करना है। तो मैं क्या करूंगा, अब करंट को रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर दूंगा। यहां पर करंट आपकी क्या है, नेगेटिव है। अगर करंट आपकी जो नेगेटिव आ रही है तो जो डाइपोज 2 3 4 जो बागी बने थे, जिनके ऊपर समझिए अब जो है गोली मार दिया गया, तो अब वो एक तरह से खत्म हो गए। तो अब क्या हो गए, वो बागी यहां से यहां तक समझिए वो आपके अपोज कर रहे थे और अपोज करते करते उनको भी यहां तक ला करके समाप्त कर दिया गया। तो आपने करंट को रिवर्स में फ्लो कराया, नेगेटिव में फ्लो कराया, तो क्या हुआ, आपकी फ्लक्स डेंसिटी जो है डिक्रीज करके कहां पर आ गई, 0 आ गई, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ, क्योंकि आपने करंट को नेगेटिव कर दिया, बेसिकली उल्टे डायरेक्शन में करंट जो है फ्लो करा दिया। तो जो बचे थे आपके जो है यहां पर कुछ रेसिडुअल फ्लक्स जो बचा था वो भी यहां पर जो है 0 हो गया। यहां पर आप देख सकते हैं, हियर इज व्हाट, हियर द वैल्यू ऑफ द B बिकम्स 0, द वैल्यू ऑफ B becomes 0 and the value of H becomes negative। अगर आपका B 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सर यहां पर आपकी जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है या फिर रिटेंटिविटी है वो खत्म हो चुकी है। तो इतना जितना आपने एक्स्ट्रा लगाया है, ध्यान समझिएगा, जो इतना आपने एक्स्ट्रा लगाया है दैट इज कॉल्ड एज द OC। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर्सिविटी। क्या बोलते हैं, कोर्सिविटी बोलते हैं, या फिर जो है कोर्सिव फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोर्सिव फोर्स बोलते हैं, कोर्सिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल चीज है, इसको आप इजीली जो है दिमाग में रख सकते हैं। और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द रिटेंटिविटी एंड व्हाट इज द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। देखिए रिटेंटिविटी और रेसिडुअल मैग्नेटिज्म में थोड़ा अंतर ये होता है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म तो आपका जो है यहाँ पर OB हो गया, और रिटेंटिविटी एक्चुअली क्या, पावर को बोलते हैं। ध्यान समझिएगा, इसको हम लोग जो है पावर को बोलते हैं। ये आपका जो पावर जो बच गया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिटेंटिविटी बोलेंगे, ठीक है। बस इतना ही सिंपल सी बात है। और यहां पर इसको हम लोग जो है हम लोग यहां से यहां क्या बोलते हैं, कोर्सिव फोर्स बोलते हैं। मतलब जो एक्स्ट्रा फोर्स आप जो है दे रहे हैं टू फिनिश द वैल्यू ऑफ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, ठीक है, बात क्लियर है। लेकिन अभी भी आपको संतुष्टि नहीं हुई, आपने क्या किया कि हम तो एक्सपेरिमेंट करेंगे, अब हम उसको जो और उसी डायरेक्शन में करंट को जो फ्लो कराएंगे, रिवर्स में फ्लो करा के हमने जो है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को खत्म कर दिया। बट हम यहां नहीं रुकेंगे, हम उसको और मैग्नेटाइज करेंगे, हम उसको और करंट फ्लो कराएंगे, वो भी किधर, नेगेटिव वाले में। तो फ्लो कराना स्टार्ट कर दिए। जब इधर से फ्लो कराना स्टार्ट कर दिए तो अब वो रिवर्स में आपका जो मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो गया। अब वो रिवर्स में मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो गया, मतलब अब जहां पर नॉर्थ पोल था अब वहां पर साउथ पोल बनना स्टार्ट हो गया। रिवर्स में मैग्नेटाइज होता रहा, मैग्नेटाइज यहां तक मैक्सिमम मैग्नेटाइज हो गया। रिवर्स में जब मैक्सिमम मैग्नेटाइज हो गया तो क्या हो गया, सैचुरेशन में आ गया सर। और जब सैचुरेशन में आ जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर से फ्लक्स आपका कांस्टेंट हो जाएगा। अब क्या होगा, अब आपको जो है दिमाग में आया कि नहीं, अब वापस हमको इसको जो है 0 पे लेके आना है। तो फिर से आप इसको जो है इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दिए। मतलब क्या है, फिर से आप उसको जो है डीमैग्नेटाइज करना स्टार्ट कर दिए। फिर वो यहां से यहां तक आया तो यहां पर इस वाले पोजीशन पे आपके पास क्या है, B आपके पास है, बट H इज नॉट देयर, H इज द 0। इन दैट केस इट मींस दैट द वैल्यू ऑफ OE is also called as residual magnetism in the reverse direction, and the value of OF is called as the coercive force or the coercivity। ठीक है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, आराम से इसको जो है समझ सकते हैं और दिमाग में भी रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बात क्लियर हो गई। अगर आपको जो है ट्रांसफॉर्मर में जब आप पढ़ेंगे तो ट्रांसफॉर्मर में आपको एक सिंपल सा इस तरह से ग्राफ मिलेगा। दिस इज द वोल्टेज एंड दिस इज कॉल्ड एज द फ्लक्स। V और phi के बीच में आपको जो ग्राफ मिलता है, कहीं कहीं इसको जो है EMF इंड्यूस भी बोलते हैं, तो E भी बोल सकते हैं।
यहाँ पर आपके पास जो आता है करंट का, यहाँ पर आई मान लीजिए आपका यहाँ पर आ रहा है, आपने वहाँ पर पढ़ा है एंगल पढ़ा है, दिस इज कॉल्ड एज द फाई नॉट। अगर ये आई नॉट आपका जो करंट है दैट इज कॉल्ड एज द नो लोड करंट, और ये आपका फाई नॉट करंट है, फाई नॉट इज कॉल्ड एज द नो लोड पावर फैक्टर एंगल हुज वैल्यू इज 80 to 85 डिग्री। ये आपकी 80 to 85 डिग्री आ रही है। अब मैं यहां पर जो है क्यों ऐसा बोल रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये आपका जो है नो लोड पावर फैक्टर एंगल है, और आई नॉट इज कॉल्ड एज द नो लोड करंट, और ये 80 to 85 डिग्री आता है, ठीक है। ये जो एंगल होता है इसको हम लोग वहां पर कई जगह डिफाइन नहीं किया गया, बट मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ हिस्टेरेसिस एडवांस। इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ हिस्टेरेसिस एडवांस। इसको क्या मतलब है? इसका मतलब आपको यहां पर समझ में आ जाएगा जो मैंने यहां पर ग्राफ बताया। देखिएगा इस वाले में क्या हो रहा है, आपको यहां पर समझ में आ रहा है कि आई नॉट इज लीडिंग विद द एंगल ऑफ हिस्टेरेसिस एडवांस, दैट इज विद द एंगल ऑफ विद द फाई। आई नॉट आपका जो है यहां पर लीड कर रहा है किससे? फाई से। मैं आपको बोल सकता हूं, यहां पर समझिएगा, आई नॉट जो है उसको क्या मैं एच बोल सकता हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया है जो करंट है वो प्रोपोर्शनल होगी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के, एंड द फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इट मींस दैट एच जो है वो आपका जो है लीड कर रहा है, लीड्स टू बी, दैट इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। H is called as the magnetic field intensity which is leading to the magnetic flux density। ये चीज आप यहां से भी समझ सकते हैं। देखिएगा ये चीज यहीं से आता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, ये चीज हमेशा मटेरियल पे डिपेंड करता है, ध्यान समझिएगा। H आपका जो है लीड कर रहा है B से। कैसे आपका जो H यहां पर लीड कर रहा है B से? देखिएगा B जो है वो आपका यहां पर B में वैल्यू है, बट H यहां पर 0 है। H 0 पहुंच गया बट B 0 नहीं पहुंचा। B 0 यहां पर आकर के पहुंचा है, मतलब क्या है? B को एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ा है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर H आपका जो है 0 हो गया, B बाद में 0 हुआ है। इसका मतलब कौन यहां पर लीड कर रहा है? H आपका पहले 0 हुआ, B बाद में 0 हुआ है। इसका मतलब H इज लीडिंग टू द B, ठीक है। H लीड्स टू B। सेम चीज है, जो 0 पे पहुंचा पहले वही तो लीड किया, बाद में जो दौड़ के आएगा वो तो लैग ही करेगा ना। अगर आपके पास यहाँ पर जो है यहाँ पर पॉइंट आपके पास, अगर आप जो है दौड़ करते हैं और दौड़ने में जो सबसे पहले आपका जो एंड पॉइंट पे पहुंचता है वो क्या होता है? विनर होता है। जो बाद में पहुंचेगा वो क्या हो गया? आपका लूजर हो गया। वही सेम चीज यहाँ पर भी है। H आपका वो यहाँ पर क्या है? पहले जो है 0 पे पहुंच गया और B आपका जो है बाद में पहुंचा। इट मींस दैट B लैग्स और वी कैन से H लीड्स। सेम चीज यहां पर भी बताई गई है, और ये हमेशा आपका जो है डिपेंड करता है मटेरियल पे। इसीलिए ध्यान समझिएगा, आई नॉट जो होता है दैट इज कॉल्ड एज अ नो लोड करंट। इन केस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर्स, आई नॉट जो होता है वहां पर जो है नो लोड करंट आपका जो ट्रांसफॉर्मर्स में होता है, उसमें आपके जो है 2 टर्म्स आते हैं। कौन कौन से टर्म्स आएंगे वहां पर आपके पास? आएंगे क्या क्या? वहां पर आपके पास जो है नो लोड करंट में आपके जो 2 टर्म्स आते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एज द मैग्नेटाइजिंग करंट एंड सेकंड इज कॉल्ड एज द कोर लॉस करंट। तो आई नॉट जो होता है उसके जो है 2 टर्म्स हो गए, मैग्नेटाइजिंग करंट और जो है कोर लॉस करंट। और वो भी अगर आप ट्रांसफॉर्मर में थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया अगर आप जो रखते हैं तो बेसिकली ये ऐसा कुछ बनता है। दिस इज कॉल्ड एज द आई नॉट एंड दिस इज कॉल्ड एज द आई एम। यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग करंट फॉर और यहाँ पर आई सी इज कॉल्ड एज द कोर लॉस करंट। बहुत ही सिंपल बात है यहाँ पर, समझिएगा। तो यहां पर क्या हो गया कि आप आई नॉट में आपका आई एम जो होता है वो आपका मैक्सिमम होता है, दैट इज कॉल्ड एज द मैग्नेटाइजिंग करंट। और मैग्नेटाइजिंग करंट आपकी जो डिपेंड किस पे करेगी? आपका जो मटेरियल आपने जो कैसा चूज किया है। अगर मटेरियल का यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग उसमें फ्लो हो सकती है, या फिर आपका मटेरियल ऐसा है जिसमें आपकी जो है इजीली मैग्नेटिक लाइंस फ्लो कर सकती हैं, तो इसका मतलब क्या है? वहां पर आपको मैग्नेटाइजिंग करंट कम से कम देनी पड़ेगी। जैसे कि अगर मेरे पास एक ऐसा मटेरियल है जिसमें आपकी जो है वो पहले से मैग्नेटाइज है, लेट अस टेक कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि आपके पास एक ऐसा मटेरियल है जिसमें आप जो पहले से मैग्नेटाइज है। अगर वो पहले से मैग्नेटाइज होगा इसका मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स उसमें बहुत ही इजीली पास कर जाएंगी। और वहीं पर मैंने एक ऐसा मटेरियल लिया जो पहले से मैग्नेटाइज नहीं है, तो उसको मैग्नेटिक फील्ड को वहां पर क्रिएट करने में आपको करंट को फ्लो कराना पड़ेगा। दैट करंट इज कॉल्ड एज द मैग्नेटाइजिंग करंट। ठीक है, बात क्लियर है? तो यहां से मैंने सिर्फ आपको यह बताया है कि ये जो एंगल ऑफ हिस्टेरेसिस एडवांस आता है वो बेसिकली यहीं से आता है। वो डिपेंड किस पे करता है? मटेरियल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, और वो मटेरियल पे किस पे डिपेंड करता है? बीएच कर्व पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहां से हमारी जो कुछ बातें जो क्लियर हो गई कि यहां पर जो है आपका बीएच कर्व क्या होता है। बीएच कर्व मैंने आपको जो समझा दिया। और यहां पर अब देखिएगा यहां पर क्या आता है? हिस्टेरेसिस लॉस आता है। तो हिस्टेरेसिस लॉस के पहले कुछ और चीजें क्लियर कर देता हूं, देखिएगा, ध्यान समझिएगा।
इसको डिलीट करता हूं, ठीक है। देखिए B इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच, ठीक है। अगर मैं एयर की बात करता हूं तो एयर में म्यू आर इज इक्वल टू क्या होता है 1 फॉर एयर और वैक्यूम, फॉर एयर और वैक्यूम, ठीक है। इट मींस दैट B विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच, वेयर द म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 के पावर -7 हेनरी पर मीटर, ठीक है। दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू। It means that if I will draw the curve between the BH for the air के लिए अगर हम जो ड्रॉ करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका B हो गया, यहां पर H हो गया, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। It means that B is proportional to the H because mu naught is the constant value, B is proportional to the H, means straight line which is passing through the origin will be defined as the BH curve for the air या फिर वैक्यूम, ठीक है। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल बातें हैं और ऐसी बातों को गलती नहीं करने का, ठीक है। अब देखिएगा मैं आपको जो है डिफरेंट मटेरियल्स के लिए यहां पर इसको जो है दिखा भी देता हूं। देखिएगा जैसे ये देखिए, ये आपका जो है BH कर्व है, ये आपका एयर के लिए बेसिकली, ठीक है। ये आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इट इज द BH कर्व फॉर द एयर, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहां पर देखिए, नेक्स्ट देखिए यहां पर क्या है, BH कर्व है, B और H का कर्व है, शीट स्टील, कास्ट स्टील और कास्ट आयरन, तीनों के लिए यहां पर जो है BH कर्व अलग अलग बन रहा है, ठीक है ना, देख सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास यहां पर एक और है BH कर्व, आप यहां पर देख सकते हैं, ये आपका जो किसके लिए है, फर्स्ट इज फॉर द हार्ड स्टील, ये आपका किसके लिए है, हार्ड स्टील के लिए है। और नेक्स्ट आपका किसके लिए है, B जो है वो आपका जो है सिलिकॉन स्टील के लिए है, सिलिकॉन स्टील के लिए है। और सी यहां पर किसके लिए है, रॉट आयरन के लिए है, रॉट आयरन के लिए। अब आप मुझको ये बताइए कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि विच टाइप ऑफ एलिमेंट विल यू प्रेफर फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, तो आप क्या बोलें कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में क्या होता है कि बार बार उसको जो है मैग्नेटाइज या फिर जो है डीमैग्नेटाइज करना पड़ेगा, बार बार मैग्नेटाइज या फिर आपको जो है डीमैग्नेटाइज करना है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब उसमें जो है आपका जो है कोर्सिव फील्ड और रिटेंटिविटी ये सब जो है कम होना चाहिए। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म और रिटेंटिविटी या फिर कोर्सिविटी ये सारी चीजें कम होनी चाहिए, कम से कम होगा तभी तो आप जो है बार बार उसको जो है मैग्नेटाइज और जो है डीमैग्नेटाइज करेंगे। अगर मान लीजिए वहां पर रिटेंटिविटी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म आपको जो ज्यादा होगा तो बाद में आपको जो ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा टू मेक इट इन द रिवर्स डायरेक्शन, टू रिवर्स इट्स पोलैरिटी यू हैव टू गिव द मोर वैल्यू ऑफ द करंट इन द रिवर्स डायरेक्शन। इट मींस दैट जिसका, ध्यान दीजिएगा, जिसका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ज्यादा होगा, जिसका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ज्यादा होगा उसका यूज किसके लिए होगा, टू मेक द परमानेंट मैग्नेट्स। इसको हम लोग जो है परमानेंट मैग्नेट की तरह यूज कर सकते हैं क्योंकि वहां पर क्या हो गया, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म आपका ज्यादा है। अगर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ज्यादा है तो उसको आप जो परमानेंट मैग्नेट की तरह यूज कर सकते हैं क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत दिन तक आपकी जो है स्टोर रहेगी। तो इसका मतलब हार्ड स्टील कैन बी यूज्ड फॉर द परमानेंट मैग्नेट्स। बात क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट सिलिकॉन स्टील में आप देख सकते हैं कि आपका जो BH कर्व बहुत ही पतला बन रहा है, जितना पतला बनेगा उसमें जो कोर्सिव फील्ड और रिटेंटिविटी उतनी ही कम होगी, बार बार उसको आप जो है मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करते रहेंगे। इट मींस दैट सिलिकॉन स्टील कैन बी प्रेफर्ड फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और इसीलिए आपका जो है सिलिकॉन स्टील को हम लोग यूज करते हैं इन केस ऑफ द कोर ऑफ द मशीन्स। कोर ऑफ द मशीन्स के बारे में अगर मैं यहां बात करता हूं तो ट्रांसफॉर्मर में भी आपके जो है सिलिकॉन स्टील मॉडर्न डेज में यूज होता है। पहले CRGO यूज होता था, CRGO कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड इन द स्टार्टिंग फेज ऑफ द एरा, बट नाउ what we are using the core of the machines in case of transformers, the DC machines, the AC machines, like the induction, synchronous, in every machines what we are preferring only the silicon steel. Because of what? Because of the very low hysteresis loss. यहां पर आप देख सकते हैं कि हिस्टेरेसिस लॉस होगा आपको जो बहुत कम होगा। हिस्टेरेसिस लॉस मैंने वर्ड बोल दिया, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, समझाता हूं मैं, देखिएगा। और यहां पर रॉट आयरन जो है, यहां पर इसको भी हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका जो बीच का हो गया तो इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे टू मेक द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अब यहां पर मैंने एक जो टर्म लिया हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक है, हिस्टेरेसिस देख लीजिएगा, ये वहां पे स्पेलिंग आप जो चेक कर लीजिएगा, स्पेलिंग का मतलब नहीं। यहाँ पर हिस्टेरेसिस लॉस एक्चुअली आपका जो वर्ड कहाँ से आया, ये आपका है हिस्टेरियन से। ये आपका जो वर्ड कहाँ से आया, हिस्टेरियन से। हिस्टेरियन आपका एक जो है ग्रीक लेटर है, ये आपका क्या है, एक ग्रीक लेटर है जिसका मतलब क्या होता है, लैग। जिसका मतलब क्या होता है, लैग।
तो बेसिकली आप यहां पर देख सकते हैं BH में आपका जो है H क्या हो रहा है, B आपका जो है लैग कर रहा है और H आपका जो है लीड कर रहा है। तो बेसिकली क्या होता है कि किसी भी मटेरियल को आप जो है मैग्नेटाइज या फिर जो है डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं तो वहां पर एक्स्ट्रा आप जो है फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, कोर्सिव फोर्स जो है प्रोवाइड कर रहे हैं टू मेक इट मैग्नेट इन द रिवर्स पोलैरिटी। मतलब क्या है, बेसिकली आप वहां पर करंट की सप्लाई कर रहे हैं उसको मैग्नेटाइज या फिर जो है डीमैग्नेटाइज करने के लिए। तो ये जो करंट आप जो सप्लाई कर रहे हैं ये आपका क्या लॉस ही तो है, जो लॉस आपका जो है इन द फॉर्म ऑफ हीट डिसिपेट होगा इन द मटेरियल ऑल्सो इट विल डिसिपेट इन द फॉर्म ऑफ हीट। क्योंकि आप जब भी करंट को सप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नली करंट सप्लाई कर रहे हैं, तो इट मींस दैट इट विल क्रिएट सम लॉस इन दैट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ हीट। अगर हीट के फॉर्म में यहां पर जो लॉस हो रहा है तो दैट लॉस इज कॉल्ड एज द हिस्टेरिसिस लॉस। दैट लॉस इज कॉल्ड एज द हिस्टेरिसिस देख लीजिएगा, हिस्टेरिसिस लॉस। अब इसका मतलब क्या है, ये आपका जो है हिस्टेरिसिस लॉस उस मटेरियल्स में ज्यादा होगा जिसमें आपको जो यहां पर रिटेंटिविटी और जिसकी कोर्सिविटी ज्यादा होगी। मतलब क्या है, आप रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जिसमें ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ डोमेन्स छूट गए हैं जो आपके जो है अपोज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, आपको वहां पर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं मैग्नेटाइज करने में भी आपको यहां से इतना करंट यहां पर जो सप्लाई करना पड़ा था, डीमैग्नेटाइज करने में आपको जो है ज्यादा करंट सप्लाई करना पड़ा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका हिस्टेरिसिस लॉस आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि यहां पर आप जो ज्यादा करंट सप्लाई कर रहे हैं इसका मतलब ज्यादा लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। दैट हीट इज कॉल्ड एज द, दैट लॉस इज कॉल्ड एज द हिस्टेरिसिस लॉस। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो यहाँ इस चीज को मतलब क्या होगा, दिमाग में समझ में आ गया। हिस्टेरिसिस लॉस आपका जो किसमें वो ज्यादा होगा, जिसमें आपका जो है यहाँ पर कोर्सिविटी और रिटेंटिविटी ज्यादा होगी। और यहाँ पर देख सकते हैं बिकॉज ऑफ द लो एरिया इन केस ऑफ द सिलिकॉन स्टील। सिलिकॉन स्टील का आपका जो है एरिया जो है क्यों कम होगा, क्योंकि इसका रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी दोनों ही कम है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग प्रेफर करेंगे इन केस ऑफ द टू मेक द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ठीक है, अच्छा एक बात और समझिएगा, इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो एरिया होता है BH कर्व का जितना कम होगा उसका हिस्टेरिसिस लॉस उतना ही कम होगा। एरिया आपका जो है जितना कम होगा हिस्टेरिसिस लॉस आपका जो है उतना ही कम होगा। हिस्टेरिसिस लॉस आपका जो है उतना ही कम होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल बातें हैं। तो यहाँ हिस्टेरिसिस लॉस आपको जो समझ में आ चुका है। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर PH इज कॉल्ड एज द हिस्टेरिसिस लॉस। ठीक है ना, तो PH इज इक्वल टू क्या होता है, KH इंटू F इंटू BM के पावर X इंटू V वॉट्स। ठीक है ना, ये आपका क्या है, हिस्टेरिसिस लॉस है। वेयर KH इज व्हाट, KH इज द कोफिशिएंट ऑफ हिस्टेरिसिस। ठीक है ना, कोफिशिएंट है, बस कोफिशिएंट ध्यान रखिए, कोफिशिएंट ऑफ द KH मान लीजिए कांस्टेंट है, एक आपको कोफिशिएंट में मत मानिए, आप इसको जो कांस्टेंट मान लीजिए वो बेटर है। एक कांस्टेंट है, हिस्टेरिसिस कांस्टेंट इसको बोल सकते हैं। ये क्या है, हिस्टेरिसिस कांस्टेंट। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या है, BM इज कॉल्ड एज द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। BM इज कॉल्ड एज द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, व्हाट इज X इज कॉल्ड एज द स्टेनमेंट्स कांस्टेंट। स्टेनमेंट्स स्पेलिंग देख लीजिएगा, कांस्टेंट होती है, और स्टेनमेंट्स कांस्टेंट की जो आपकी वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1.5 से 2.5 तक डिफरेंट मटेरियल्स के लिए होती है। एंड व्हाट वी टेक इट्स वैल्यू इज 1.6 फॉर सिलिकॉन स्टील। क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो है सिलिकॉन स्टील को प्रेफर कर रहे हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है 1.6 होती है। व्हाट इज द V इज द वॉल्यूम ऑफ द कोर, वॉल्यूम ऑफ कोर और मटेरियल। तो यहां पर ये आपका क्या है, एक लॉस है, और लॉस हमेशा किस में होता है, वॉट्स में होगा, क्योंकि हम यहां पर जो पावर लॉस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, व्हाट इज द हिस्टेरिसिस लॉस। तो ये आपको जो है सिंपल सा फॉर्मूला, आप इसको इजीली जो है दिमाग में रख सकते हैं। आगे चल करके मैं एडी करंट लॉस का भी फॉर्मूला बताऊंगा, बट यहाँ पर हिस्टेरिसिस लॉस का मैंने बता दिया है कि हिस्टेरिसिस लॉस बेसिकली आपका जो है कैसे जो हमको मिलता है और कैसे इसको हम लोग जो है इसके फॉर्मूले हम लोग जो कैसे समझ सकते हैं। हाँ, यहाँ पर F आपका बचा रह गया, F इज व्हाट, F इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, F को भी आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी आप जो है दिमाग में रखिएगा। तो ठीक है, आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।